रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने लगे हैं एसी थ्रू रजिस्टर यानी अल्टरनेटिंग करंट थ्रू रजिस्टर। तो इसमें बेसिकली हमने देखना है कि अल्टरनेटिंग करंट जब रजिस्टर में से पास करता है तो करंट और वोल्टेज का क्या रिलेशन होगा। तो यहाँ पे हम प्योर रजिस्टिव सर्किट एक्ट करेंगे और ये जो प्योर रजिस्टिव सर्किट होगा इसमें रजिस्टर अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स के साथ होगा। इसमें कोई अदर कैपेसिटर इंडक्टर नहीं है, सिर्फ रजिस्टर है, तो इसलिए इसको हम प्योर रजिस्टिव सर्किट कहेंगे। और इसकी जगह हम कोई और डिवाइस भी लगा सकते हैं, जैसे बल्ब है, हम बल्ब को कनेक्ट कर सकते हैं। अगर बल्ब को भी देखें तो उसके अंदर फिलामेंट बेसिकली वो भी रजिस्टर होता है, रेजिस्टेंस होती है। तो हम उस रेजिस्टेंस को भी, हम बल्ब को, डिवाइस को भी जस्ट यहाँ पे रजिस्टर के तौर पे शो कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि आज हमने करंट और वोल्टेज का रिलेशन देखना थ्रू रजिस्टर। जब अल्टरनेटिव करंट रजिस्टर में से फ्लो करता है तो क्या रिलेशन होगा वोल्टेज का और करंट का। तो यहाँ पे मैं लिस्ट करता हूँ, हमारे पास अल्टरनेट वोल्टेज सोर्स है और इस अल्टरनेट वोल्टेज सोर्स के साथ हमने कनेक्ट किया हुआ है रजिस्टर। ठीक है, तो यहाँ पे हम रजिस्टर ड्रा कर लेते हैं, यानी ये डिवाइस भी हो सकती है। ठीक है, और इसकी रेजिस्टेंस को R से लिख दिया। ये चूंकि अल्टरनेट वोल्टेज सोर्स है, अल्टरनेट वोल्टेज सोर्स को हम जनरेटर भी कहते हैं, जिससे अल्टरनेट वोल्टेज आएंगे और अल्टरनेट वोल्टेज से अल्टरनेट करंट आएगा, जिसकी पोलैरिटी क्या होती है, चेंज होती है। जनरेटर यानी अल्टरनेट वोल्टेज सोर्स, इसकी पोलैरिटी चेंज होगी तो करंट की डायरेक्शन चेंज होगी, यानी अल्टरनेटिव करंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों देखिए, हमने लास्ट टाइम फार्मूला पढ़ा था, ये जो वोल्टेज का फार्मूला होगा, अल्टरनेट वोल्टेज का जो फार्मूला होगा, इसको हम लिखेंगे V इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा। और हम जानते हैं थीटा किसके इक्वल होता है, ओमेगा टी के। यहाँ पे पुट करें तो अल्टरनेट वोल्टेज क्या बन जाएंगे, V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी आ जाएगा। अब यहाँ पे V नॉट का मतलब मैक्सिमम वोल्टेज, ये तो चेंज नहीं होंगे, ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज हैं जो कि चेंज होंगे और किस पे डिपेंड करेंगे, टाइम पे। अगर यहाँ पे टाइम वेरी करे तो वोल्टेज भी क्या करेंगे, वेरी करेंगे। इसको मैं नाम दे देता हूँ, ये इक्वेशन 1 है। अब मैं करंट का फॉर्मूला लिखता हूँ। आप जानते हैं करंट का फॉर्मूला होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, I इज इक्वल टू V ओवर R होता है। अगर ये मैं वैल्यू वोल्टेज की यहाँ पे पुट कर दूँ V की जगह पे, तो अब जो फार्मूला बनेगा ये आ जाएगा I इज इक्वल टू V की जगह हम वैल्यूज पुट कर देंगे V नॉट साइन ओमेगा टी, और डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, रेजिस्टेंस आ रही है। और आपको पता है कि करंट का फॉर्मूला क्या होता है, V ओवर R। अगर यहाँ पे मैं लिख दूँ, यहाँ पे I आ रहा है, यहाँ पे I नॉट लिख लेते हैं, तो दूसरी तरफ V की जगह पे V नॉट लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाई R वैसे ही है। क्या किया, I नॉट तो V नॉट, मतलब V नॉट मीन मैक्सिमम वोल्टेज है तो मैक्सिमम करंट होगा। तो यहाँ पे अगर आप गौर से देखें, ये जो पोर्शन बन रहा है V नॉट ओवर R, ये V नॉट ओवर R की जगह पे क्या लिख सकते हैं, I नॉट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे फिर क्या लिख देंगे, I इक्वल टू V नॉट ओवर R की जगह पे हम क्या लिख देंगे, I नॉट लिख देंगे, और साथ क्या आ जाएगा, साइन ओमेगा टी। अब ये एक और इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 2। अब इसमें भी देखें क्या आ रहा है, इक्वेशन 2 में देखें, यहाँ पे भी करंट किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे। टाइम चेंज होगा तो अल्टरनेटिव करंट चेंज होगा। अब दोनों में देखें, वोल्टेज इक्वेशन 1 है और करंट इक्वेशन 2 है, दोनों में देखें वोल्टेज और करंट किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है। अब दोनों में टाइम जीरो होगा, मैं कहता हूँ टाइम जीरो है, यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे भी जीरो, तो वोल्टेज जीरो आ जाएगा। अगर टाइम मैक्सिमम होगा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में टाइम मैक्सिमम होगा तो वोल्टेज भी मैक्सिमम तो करंट भी मैक्सिमम। ठीक है, तो ये दोनों कैसे चेंज हो रहे हैं, डायरेक्ट चेंज हो रहे हैं। यानी मैं यूं कह सकता हूं, यहां पे अगर वोल्टेज राइज करे तो वोल्टेज राइज कर रहा है तो हम कह सकते हैं करंट भी क्या करेगा, राइज करेगा, इंक्रीज होगा। टाइम इंक्रीज करेंगे ना, दोनों में वोल्टेज इंक्रीज होगा तो करंट इंक्रीज होगा। फिर मैं कहता हूं कि यहां पे अब मैं लेट कर लेता हूं, वोल्टेज फॉल कर रहा है। ठीक है, फॉल मीन डिक्रीज कर रहा है, तो करंट भी क्या करेगा, फॉल करेगा, डिक्रीज करेगा। क्योंकि आप अगर यहाँ पे देखें, टाइम कम करें, इन दोनों में टाइम कम होगा, वोल्टेज भी कम होंगे टाइम कम होने से, और टाइम कम होने से करंट भी कम होगा। तो दोनों सेम
सेम बिहेव कर रहे हैं, यानी वोल्टेज राइज तो करंट राइज, वोल्टेज फॉल तो करंट फॉल। देखें डायरेक्ट वेरीज कर रहे हैं, डायरेक्ट वेरीज। और वैसे भी हमने ये जो हमने जनरल फॉर्मूला लिखा था, इधर से भी डायरेक्ट ये इंफॉर्मेशन मिली है, अगर वोल्टेज इंक्रीज होगा तो करंट भी इंक्रीज होगा, वोल्टेज डिक्रीज होगा तो करंट भी डिक्रीज होगा। तो यहां से हम कहेंगे दोनों वेरीज कर रहे हैं, डायरेक्ट वेरीज कर रहे हैं, तो इसलिए ये क्या है, इन फेज है। इनको मैं इधर मेंशन कर देता हूं, ये क्या है, वोल्टेज एंड करंट और इन फेज। और इन फेज का मतलब मैंने लास्ट टाइम बताया था कि इन फेज का मतलब है दोनों सेम फेज पे हैं। फेज मीन एंगल है, मतलब दोनों का एंगल भी सेम होगा, ठीक है। एक तो मतलब ये ले लिया दोनों डायरेक्ट ही प्रोपोर्शन है, यूं कह लें वोल्टेज बढ़ेगा करंट बढ़ेगा, वोल्टेज कम होगा करंट कम होगा, डायरेक्ट रिलेशन है, जिसको हमने कह दिया वोल्टेज एंड करंट इन फेज है। एक और मतलब है इन फेज है, मतलब दोनों का एंगल भी सेम होगा। ये हम वेव बना के देखते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लेट करता हूँ, साइकिल बनाते हैं, वेव बनाते हैं। तो एक्स एक्सिस यहाँ पे फर्स्ट हम वोल्टेज, यहाँ पे वेव बनाते हैं, तो लेट ये वोल्टेज की वेव है, ठीक है। अब वोल्टेज की वेव बिल्कुल सेम वैसे ही बिहेव करेगी जैसे करंट की वेव बिहेव करेगी। अब मैं करंट की वेव को ड्रा कर लेता हूँ रेड कलर से, ठीक है। तो ये लेट करें, ये करंट की वेव है, ठीक है, आई फॉर करंट हो गया। अब ज़रा देखें इन दोनों में, देखें यहाँ पे देखें, मैं अगर एंगल की बात करूँ तो यहाँ पे दोनों का एंगल क्या है, 0 है, ठीक है। यहाँ पे दोनों का एंगल क्या है, 90 डिग्री, यहाँ पे 180 डिग्री, और यहाँ पे दोनों का एंगल क्या आएगा, दोनों का 270, और यहाँ पे दोनों का एंगल 360 डिग्री। तो देखिए हर पॉइंट पे करंट और वोल्टेज का क्या आ रहा है, एंगल क्या आ रहा है, इन फेज है, यानी सेम एंगल आ रहा है हर पॉइंट पे। और यही हमने इधर बात की थी कि वोल्टेज करंट क्या है, डायरेक्ट है, ठीक है। अगर इनकी हम वेक्टर डायग्राम ड्रा करें, और वेक्टर डायग्राम में हमने 3 रूल्स पढ़े थे, ठीक है। तो 3 रूल्स में हमने एक पॉइंट देखा था, जो क्वांटिटी 0 से शुरू होती है उसको हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल पे ड्रा करते हैं। तो आप देखें ये दोनों ही करंट एंड वोल्टेज दोनों ही 0 से शुरू हो रहे हैं, तो इन दोनों को हॉरिजॉन्टल पे ड्रा करेंगे। तो यहाँ पे ड्रा करता हूँ, तो पहले तो मैं वोल्टेज को ड्रा करता हूँ। यहाँ पे मैंने वोल्टेज का वेक्टर ड्रा कर दिया V, ठीक है। और दूसरा करंट का वेक्टर है, तो दूसरा मैं यहाँ पे करंट का वेक्टर ड्रा कर लेता हूँ, इसको मैं रेड से ड्रा कर लेता हूँ, ठीक है। एक हो गया करंट का वेक्टर और दूसरा हो गया वोल्टेज का वेक्टर। अगर आप इनको देखें तो ये पैरेलल हैं। पैरेलल का मतलब भी यही होगा कि यहाँ भी ये इन फेज है, ठीक है, क्योंकि दोनों का एंगल 0 है, तो दोनों के वेक्टर्स कहाँ पे आ गए, पैरेलल आ गए, हॉरिजॉन्टल के अलोंग आ जाएंगे। तो ये इनका वेक्टर डायग्राम बन गए। ये फेजर डायग्राम है, फेजर डायग्राम एंगल के लिहाज से है, फेज एंगल को कहते हैं, तो एंगल के लिहाज से है, या इसको यूं कह लें कि फेज के अकॉर्डिंग है। और ये वेक्टर डायग्राम है, यानी करंट और वोल्टेज को हमने करंट्स वेक्टर से ड्रा किया। अब यहाँ पे देखें एक मैंने वेक्टर लार्ज और एक स्मॉल ड्रा किया है। इसकी रीज़न क्या है, इसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे हमने जो करंट का साइकिल था वो स्मॉल ड्रा किया था, तो इधर करंट का जो वेक्टर है वो भी स्मॉल आएगा। यहाँ पे वोल्टेज का जो वेव साइकिल है वो लार्ज शो किया हुआ है, बड़ी वेव है, लार्ज पीक है, तो इसकी हमने वेव भी ज़्यादा बना दी, ठीक है। ये कंपैरिजन कर रहे हैं। तो अब ये इधर से भी पता चल रहा है ये क्या है, करंट और वोल्टेज क्या है, इन फेज है। इन फेज को और मैं अगर आसान फास्ट में अगर बताऊं, करंट और वोल्टेज डायरेक्ट है, वोल्टेज बढ़ेगा करंट बढ़ेगा, वोल्टेज कम होंगे तो करंट भी कम होगा, ठीक है। ये हमने यहाँ पे देख लिया। अब पावर की बात करते हैं। बच्चों आप पावर के बारे में जानते हैं, पावर का फॉर्मूला हमें पढ़ा हुआ है, P = I²R, फिर एक और फॉर्मूला पढ़ा हुआ है V²/R, और एक और पढ़ा हुआ है IV। ये तीनों ही पावर के फार्मूले ही हैं, और ये तीनों फार्मूले तब वैलिड हैं जब क्या हो, करंट और वोल्टेज क्या हो, इन फेज हो, ठीक है। ये तब वैलिड है जब वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज हो, अदरवाइज ये फॉर्मूला हम यूज ही नहीं कर सकते करंट पावर का। P = I²R, P = V²R, P = IV। ये तीनों पावर डेसिपेशन को बता रहे हैं, पावर लॉस को बता रहे हैं। और ये कब हम यूज कर सकते हैं, तब ही यूज कर सकते हैं जब वोल्टेज और करंट क्या हो, इन फेज हो, मतलब दोनों क्या हो, डायरेक्ट हो, ठीक है। तो ये हमने देख लिया AC थ्रू रजिस्टर। जब रजिस्टर में करंट फ्लो करता है तो क्या इनका रिलेशन होता है, फेजर, और हमने वेक्टर डायग्राम देख लिया और पावर भी देख लिया। तो हम कहेंगे प्योर रेजिस्टिव सर्किट में करंट
एंड वोल्टेज क्या होते हैं, इन फेज होते हैं, ठीक है। और इसमें देखें मैक्सिमम पावर आएगी, ठीक है, मैक्सिमम पावर आएगी मतलब मैक्सिमम पावर डेसिपेट होगी। और ये कहेंगे कि ये फॉर्मूला तब वैलिड होते हैं, तब यूज़ कर सकते हैं जब पावर में आई और वी जो हैं वो क्या होंगे, इन फेज होंगे, यानी इन दोनों का एंगल क्या होगा, सेम रहेगा। अगर मैं आपसे एक एमसीक्यू पूछूं, बताएं प्योर रेजिस्टिव सर्किट में करंट और वोल्टेज के दरमियान फेज डिफरेंस कितना है, तो आप कहेंगे फेज डिफरेंस 0 है। क्यों बोला, अगर मैं इसकी बात करता हूँ इस पॉइंट पे, तो दोनों का क्या है, 0 है, तो 0 माइनस 0 0 ही आएगा। अब मैं इस पॉइंट पे बात करता हूँ, इस पॉइंट पे दोनों का क्या है, करंट का भी और वोल्टेज का भी, दोनों का क्या है 90 है, तो 90 माइनस 90 0। फेज डिफरेंस मीन फेज को माइनस करेंगे, डिफरेंस लेंगे फेज का, तो एंगल माइनस करेंगे, तो दोनों का माइनस करें। अब इधर आ जाए, इधर चलें कर लेते हैं 360 है दोनों का, 360 माइनस 360 तो 0 आ जाएगा, तो दोनों का फेज डिफरेंस 0 हो जाएगा। तो ये हमने एक एमसीक्यू भी साथ देख ली कि किसी भी पॉइंट पे प्योर रेजिस्टिव सर्किट में फेज डिफरेंस क्या होगा, करंट और वोल्टेज का 0 होगा, लेकिन फेज क्या होगा, फेज इन फेज होगा, मतलब हर पॉइंट में फेज एक जैसा होगा। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे दोनों का 90 है, यहाँ पे दोनों का 180 है, यहाँ पे दोनों का 270 और यहाँ पे दोनों का 360। अगर माइनस करें तो फेज डिफरेंस होगा, और सेम है हर पॉइंट पे, तो माइनस करेंगे सेम का डिफरेंस 0 ही आएगा, ठीक है। अब एक दो एमसीक्यूज और करके हम देख लेते हैं। यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे मैंने एमसीक्यूज लिखी हुई हैं व्हाइट बोर्ड पे, देखें यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इन केस ऑफ एसी जनरेटर दी करंट अल्टरनेट। क्या है, एसी जनरेटर के केस में करंट कितनी दफ़ा अल्टरनेट करता है, चेंज होता है। अब इसको ना मैं डायग्राम से समझाता हूँ। अगर आप डायग्राम देखें तो अल्टरनेटिव करंट के लिए मैं साइकिल ड्रा करता हूँ। तो लेट करें ये साइकिल है, एक वेव है, करंट की एक वेव है। तो पॉजिटिव पी के लिए अगर ये डायरेक्शन आ रही है, तो नेगेटिव पी के लिए ये वाली ऑपोजिट हो जाएगी डायरेक्शन। तो एक साइकिल में कितनी दफ़ा डायरेक्शन चेंज हो रही है, ये थी तो ऑपोजिट होगी, वन टाइम डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो हम कहेंगे इधर ऑप्शन में ये आ जाएगा, ये करेक्ट होगा, वन टाइम इन अ साइकिल। एक साइकिल, ये वन साइकिल है, एक साइकिल में एक दफ़ा डायरेक्शन चेंज होगी या करंट अल्टरनेट करेगा। अब बी ऑप्शन में देखें, एफ टाइम्स पर सेकेंड, ये भी करेक्ट है। ये कैसे करेक्ट है, अगर मैं यहाँ पे एक वेव की बजाय नंबर ऑफ वेव बना लेता हूँ। अब देखें वन वेव, ठीक है। अब इसी तरह मैं एक और बनाता हूँ, ये सेकंड वेव, ठीक है। इसी तरह मैं थर्ड वेव बनाता हूँ, ये थर्ड वेव। अब देखें यहाँ पे 3 वेव्स बन गई हैं, तो जितनी वेव्स होंगी उतनी दफ़ा डायरेक्शन चेंज होगी। एक वेव में कितनी दफ़ा अल्टरनेट कर रहा है, वन टाइम। ये थी ना, तो ये होगी, एक दफ़ा चेंज हो रही है। तो 2 वेव्स होंगी तो 2 टाइम्स चेंज होगी, 3 वेव्स होंगी तो 3 वेव्स 3 टाइम्स, 3 दफ़ा अल्टरनेट करेगा या 3 दफ़ा डायरेक्शन चेंज होगी। अगर एफ वेव्स होंगी, एफ मीन नंबर ऑफ वेव्स होंगी, तो फिर एफ टाइम्स पर सेकंड, एक सेकंड में एफ टाइम्स। अगर मैं कहता हूँ कि 50 वेव्स हैं, तो इसका मतलब एक सेकंड में 50 टाइम्स अल्टरनेट करेगा, 50 दफ़ा डायरेक्शन चेंज होगी। तो यहाँ पे फिर बोथ ऑप्शन आ जाएगी। सी ऑप्शन में कहेंगे बोथ, तो ये फिर राइट ऑप्शन क्या आ जाएगी, बोथ ऑप्शन आ जाएगी, ठीक है। तो ये आ जाएगा, इसका मोर एक्यूरेट आंसर क्या हो जाएगा, ए बी दोनों करेक्ट है, तो फिर बोथ ऑप्शन आ जाएगी, ठीक है। ये एमसीक्यूज हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज में। इसमें कहते हैं इफ इंस्टेंटेनियस करंट इन अ सर्किट इज गिवन बाय आई इक्वल टू 1/√2 sin ओमेगा टी प्लस 5 अम्पेयर्स द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इज। हमने आरएमएस वैल्यू फाइंड करनी है। एक वैल्यू उसने हमें बता दी, ये वैल्यू हमें गिवन दी, उसने दी हुई है, तो कहता है आरएमएस वैल्यू बताएं। तो यहाँ पे ऐसा करते हैं, यही जो वैल्यू इसने दी ने, इसको पहले तो मैं लिखता हूँ। क्या वैल्यू दी हुई है, आई इज इक्वल टू 1/√2 sin ओमेगा टी प्लस 5। अब इसमें बच्चों देखें ज़रा, ये जो मैंने वैल्यू लिखी है, इसको अगर मैं कंपेयर करूँ तो जनरल फॉर्मूला में करंट का लिखूँ तो क्या होता है, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5 लिख लेते हैं, ठीक है। ये एंगल को वैसे लिख दिया, ये जनरल फॉर्मूला है हमारे पास। अगर इन दोनों फार्मूले को कंपेयर करें तो देखें ज़रा, आई नॉट किसके इक्वल आएगा। आप देखें तो यहाँ पे आई नॉट किसके इक्वल आएगा, आई नॉट इक्वल टू 1/√2 के इक्वल आएगा। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि आई नॉट की वैल्यू क्या है, आई नॉट की वैल्यू 1/√2 आ रही है। हमने आरएमएस वैल्यू निकालनी है, तो आरएमएस वैल्यू निकालें। आप आई आर एम एस का फॉर्मूला लिखें,
IRMS इज इक्वल टू I0 डिवाइडेड बाई √2। अब I0 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, तो मैं यहाँ पे I0 की वैल्यू पुट करता हूँ। I0 की जगह पे क्या आ जाएगा 1/√2 और डिवाइडेड बाई ऑलरेडी क्या है √2 है, तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा √2, ठीक है। और एक पहले ही था √2 डिनोमिनेटर में। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, दोनों का रूट सेम कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा √ सेम कर दिया, 2 × 2 हो गया, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/√4, तो 4 का रूट लें तो 2 आता है। तो यहाँ पे क्या आ गया IRMS इज इक्वल टू 1/2 और साथ यूनिट एम्पेयर लिख लेते हैं, ये इसका आंसर आ जाएगा। जब ये वैल्यू दी हो करंट की, IRMS निकालना हो तो आंसर क्या आएगा 1/2 एम्पेयर आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये आज हमने चंद MCQs भी कर ली और साथ टॉपिक हमने देख लिया AC थ्रू रजिस्टर। तो अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे AC थ्रू कैपेसिटर, इसी तरह हम चलते जाएंगे। तो इस पे आप 3 स्टार लगा लें, ठीक है, ये लॉन्ग पैसे में आ सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे 4 स्टार वाला, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग कैसे पढ़ेंगे। तो इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।